हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर बोथ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। अच्छा, फाइनल में अगर आप जैसे पहुंच जाएंगे, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एसपीएफ का सेट ए, सेट सी, सेट डी और फाइनल का ऑडिट। जो आपका भाई बहन जो फाइनल में पहुंच चुके उनको बोल दीजिएगा विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.letslearnindia.in। वहां पर आपको फाइनल की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड एट अ वेरी वेरी बेस्ट रेट। आपको अगर ग्रुप 2 पेंडिंग है सी इंटरमीडिएट का, मैं आपको मिलूंगा ग्रुप 2 में भी, जहां मैं पढ़ाता हूं आपको ऑडिट। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत शानदार हो रही होगी। आज का जो वीडियो है ये मैं लेकर आया हूं आप सबके सामने, जहां हम रिवाइज करने वाले डिविडेंड चैप्टर। डिविडेंड चैप्टर आपको पता होगा लॉ में मिनिमम 5 मार्क का आता ही है, फिक्स है बराबर। एमसीक्यू में 2 मार्क का मान लीजिए तो 7 मार्क का, कभी कभी ये 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, 6 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, तो 4 5 6 का डिस्क्रिप्टिव, 2 मार्क का एमसीक्यू। बहुत मस्त है। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको हमारी चार्ट बुक से। अगर आपके पास चार्ट बुक नहीं पहुंची, क्योंकि ये मिलेगी रेगुलर वालों को, जिन्होंने रेगुलर के लिए जो जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स के अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनको मिलेगी चार्ट बुक क्लास के साथ। अच्छा, अगर आप पुराने अटेम्प्ट वाले बच्चे, अगर आप कोई और टीचर से पढ़े हो या आपको ये चार्ट बुक चाहिए, मैंने 2-3 चैप्टर्स को ओपन पीडीएफ शेयर कर रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम फ्री में नोट्स, रिविजन सेशंस अपडेट करते रहते हैं। एक तो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको ये चार्ट बुक चाहिए तो आपको मिलेगी हमारी जो वेबसाइट आपको सामने दिख रही है www.letslearnindia.in। वहां जाइए, वहां पर आप जाइए बुक्स में आप जाएंगे सी इंटरमीडिएट। सी इंटरमीडिएट में आपको दिख जाएगी मेन बुक, एमसीक्यू बुक एंड चार्ट बुक। आपको चार्ट बुक ऑर्डर करनी है, तो 3 से 4 दिन में आपके घर पे चार्ट बुक पहुंच जाएगी। ठीक है। एमआरपी है 595 की इसकी, नाउ वी आर सेलिंग अराउंड 400 रुपीज, जहां पर हमारे बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट एंड कुरियर कॉस्ट कवर करते हैं इसको। ओके, चलो। सो इट सेज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर। सर यहां पर जो सेक्शंस है ये कौन से आएंगे? 123 से लेके 127। सर कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट का। कौन से एक्ट का बच्चों? कंपनीज एक्ट का। सो डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन है 123 से लेके 127। ठीक है। तो पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं अपन। क्या होता है, आपके पास जो भी ऑथर की बुक है वो निकाल लीजिए, जो भी टीचर की बुक है, मॉड्यूल है, मेरे हैंड रिटन नोट से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा रिविजन होगी, खाली चार्ट फॉर्म में रिविजन होगा। ध्यान रखिएगा, ये रेगुलर क्लास नहीं है बच्चों, ये रिविजन क्लासेस है। रिवीजन क्लासेस किसके लिए यूज होती है? जब आपका पढ़कर हो गया है उसके लिए। जो मेरे बच्चे अपन ने पढ़ लिया है क्लास में, आपने को रिवाइज करने का है। आप कोई और ऑथर से पढ़कर आए हो, आपको खाली में से रिवाइज करने का है। ठीक है। रेगुलर क्लास के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इंटरिम डिविडेंड, ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 35 से। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। क्या होगा बच्चों? एक होएगा बाबू अपना इंटरिम डिविडेंड और एक होएगा बच्चा अपना फाइनल डिविडेंड। ठीक है। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं फाइनल डिविडेंड की क्या होते हैं। सर इट इज डिक्लेयर एट द कंपनी का एजीएम। इट इज डिक्लेयर एट द कंपनी का एजीएम। सर मेंबर्स ने जो रेट बोला है वो मैक्सिमम रेट होगा। ठीक है। सॉरी, बोर्ड ने जो रेट बोला है वो मैक्सिमम रेट होगा। आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, कम तो कर ही सकते हो। सर क्या बोलोगे? द रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंड बाय द बोर्ड cannot be increased by the members at the AGM. It can be that much or it can be reduced, but it can't be increased. अगर बोर्ड बोलता है सर, अगर बोर्ड बोलता है हमारे हिसाब से इस साल 15% बांटेंगे, तो मेंबर्स आप आके मैक्सिमम 15% ही बांट सकते हो। आप 17, 18, 19, 20 नहीं कर सकते। हाँ, आप 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 वो कर सकते हो। आप कम कर सकते हो, उतना रख सकते हो, मतलब बढ़ा नहीं सकते। सो मैक्सिमम रेट होता है फाइनल डिविडेंड का। देन interim dividend. ठीक है। interim dividend is declared by the board. interim dividend guys is declared by the board at any time between the closure of the financial year and the holding of the AGM. basically between हम उसको कहते हैं 2 AGMs को डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं उसको हम कहते हैं interim dividend। साल के बीच में आपने डिक्लेयर किया है। सर पैसा कहां से आएगा? सरप्लस इन पीएल अकाउंट से आएगा एंड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बोलोगे सरप्लस इन पीएल अकाउंट एंड करंट ईयर का प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट जनरेटेड अप टू द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन डेट, दैट इज बेसिकली वही अपना करंट ईयर का प्रॉफिट। नाउ फिर इफ अ कंपनी इंकर्ड लॉस, ध्यान से सुनना, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं कब सर? अगर हम डिक्लेयर करते हैं 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2025। बट मेरा जो पिछला इस डिक्लेरेशन से जो पहला क्वार्टर था, दैट इज अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, मेरे को इस क्वार्टर में क्या है बाबू? लॉस है। मेरे को इस क्वार्टर में क्या है? लॉस है। और मेरे को इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि तो ड्यूरिंग द ईयर होगा, मेरे को वो डिक्लेयर करने का है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? पैसे कहां से आएंगे? करंट ईयर के प्रॉफिट से, सरप्लस इन पीएल अकाउंट से। सर करंट ईयर में तो मेरे को लॉस है, तो लॉ क्या बोलता है? आपका जो ओपनिंग बैलेंस इन पीएल अकाउंट है सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस इन पीएल, वहां से आप बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बांट तो सकते हो, पर सर क्यों बांटे हम लोग? कैसे बांटे हम लोग?
तो सरकार क्या कहती है, तुमको बांटना है बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर रेट का ध्यान रखना। अरे भाई धंधा कर पर गंदा मत कर। जब पैसा था ना तेरे पास तूने भरपूर मात्रा में बांटा, 15% बांटा, 18% बांटा, 20% बांटा। पर आज जब तेरे पास पैसे नहीं है फिर भी हम तेरे को अलाउ तो करो डिक्लेयर करने के, डिक्लेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। इट शुड बी मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। भाई पूरे डिविडेंड चैप्टर में ध्यान रखिएगा, जो एवरेज की बात आती है वो अपने 3 साल की होती है, ठीक है। पूरे पूरे कंपनीज एक्ट में रहा था, जब भी एवरेज बोलेंगे हमेशा अपन 3 साल बोलेंगे। इफ देयर इज अ लॉस during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the declaration, the rate of interim dividend cannot exceed the average rate of dividend declared in the immediately preceding 3 financial year. तो maximum can be 3 years का average, ठीक है। देन फिर कुछ और चीजें हैं, ये बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज है, लॉ के लिए बहुत रेयर। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है, बराबर। ऑन द टाइप्स ऑफ शेयर्स पे बाइफर्केशन है सर। Cumulative preferences. Dividends get accumulated if it is not declared due to insufficient profits in a particular year. Any arrears of dividend must be paid full before any dividend is payable on equity shares. पहले भैया cumulative वाले को दोगे तभी जाके आप इक्विटी को दोगे, ठीक है। Then non-cumulative dividends are payable only if there is a profit. If no dividend is declared in a particular year, the right to that year's dividend lapses and the shareholder cannot claim, क्योंकि वो non-cumulative है। क्यूमुलेटिव का मतलब कहता है भैया भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो, आपको डिविडेंड तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, एंड वो क्या इकट्ठा हो जाएगा। अरे आज पीसा को नहीं ना, आज नहीं है ना, आगे तो होगा, जब होगा तब दिया जाएगा। तुम इक्विटी को जब तक नहीं दे पाओगे जब तक तुम वाले क्यूमुलेटिव वालों को डिविडेंड नहीं देते। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये अकाउंटिंग नॉलेज है, लॉसेस का कोई लेना देना नहीं है। सो पहला जो पेज था ना बच्चों, बेसिक वाला पेज था, खाली इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखना आपने को इंटरिम में, कि भैया अगर इंटरिम में कंपनी को लॉस है, मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को लॉस है क्वार्टर में, एंड कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना, भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन दिक्कत नहीं है, बट माई मैक्सिमम रेट शुड बी एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। क्लियर हो गया। तो अपन क्या कहते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं। तो आपके पास बुक है चार्ट बुक, या आपके पास पीडीएफ होगा चार्ट बुक का, तो आप उसको निकाल लीजिए, आप पूरा ये पेज एक बार रीड कर लेंगे, फिर अपन चार्ट बाय चार्ट चलेंगे, ठीक है। तो मैं मेरा वीडियो बंद कर रहा हूं फॉर टाइमिंग, ओनली फॉर योर सेल्फ रिविजन। एक बार कर लीजिए, माइंड में स्टोर हो जाएगा अपने, ठीक है। देखो तो मैं वीडियो ऑफ करूं, मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है, आप रीड कर लीजिए, मैं साइड बाय साइड स्क्रॉल करूंगा जिनके पास बुक नहीं है।
डन सेल्फ रिविजन. सो दिस इज अ पैटर्न. पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, फिर आप सेल्फ रिविजन कर लेंगे. ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 1 2 3 सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. ठीक है, ध्यान से सुनना. पहला सर, पहला सोर्स क्या होगा हमारा? पहला सोर्स होगा करंट ईयर का प्रॉफिट. पहला सोर्स क्या आएगा? करंट ईयर का प्रॉफिट. सर सेक्शन 1 2 3 क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. तो हमारा सोर्स क्या है? 1 2 3. क्या बोलोगे आप? 1 2 3. सेक्शन 1 2 3 सोर्सेज 1 2 3 सेक्शन 1 2 3 सोर्सेज 1 2 3 सेक्शन 1 2 3. सर पैसे कहां से आएंगे? सर करंट ईयर के प्रॉफिट से. नंबर 2 सर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड का प्रॉफिट. तीसरा सर मनी गिवन बाय सीजी और एसजी. क्या बोलोगे आप? मनी गिवन बाय सीजी और एसजी. पहला क्या है? करंट ईयर का प्रॉफिट. नंबर 2 पास्ट ईयर का प्रॉफिट. नंबर 3 मनी गिवन बाय सीजी और एसजी. अच्छा, फिर एक पॉइंट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स का. पहले का रूल क्या बोलता था कि कंपनी ने जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया उनको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का रिजर्व में भेजना पड़ता है फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए. आज वो हटा दिया गया. आज ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आज गाइस ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो आज की डेट में वो क्या बन गया है? वॉलंटरी. ठीक है, इट हैज बिकम ऑप्शनल. इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी. ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन बनकर आता है. सर ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी की इच्छा है तो करेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा. मतलब सर अगर कंपनी ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर जो ट्रांसफर किया है खाली 15% किया, चल बे, चल बे. सो 25% ट्रांसफर किया, चल बे. 10% ट्रांसफर किया, चल बे. 5% ट्रांसफर किया, चल बे. 1% ट्रांसफर किया, चल बे. 0% ट्रांसफर किया मतलब नहीं ट्रांसफर किया, चल बे. अबे दौड़ बे. बिकॉज ट्रांसफर टू रिजर्व इज वॉलंटरली. ओके, देन इफ देयर इज अ लॉस. ठीक है, ध्यान सुनना. सर हमको लॉस है तो भैया पीसा को नहीं. अबे करंट ईयर में लॉस है ना तुमको, तो फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं. करंट ईयर में लॉस है ना. ओके ओके. सो अगर आपको बाबू करंट ईयर में लॉस है ना, आपको डिविडेंड बांटने सर तो टेंशन क्यों ले रहे हो? पुराना पैसा पड़ा है ना, पास्ट ईयर का प्रॉफिट वहां से दो ना. बट पास्ट ईयर का प्रॉफिट देने से पहले गाइस आपको याद होगा कुछ 3 कंडीशन होती है. आपने पढ़ा है ना रूल 3 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014. 3 कंडीशन. रूल 3 कंडीशन. पहला, अरे बाबू रेट का ध्यान रखना. रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years शुड बी लेस देन और इक्वल टू माय रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years. इट शुड बी ऐसा. ये हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में, आई मीन इंग्लिश में. लेस देन और इक्वल टू is declared average rate of dividend in which it is declared in immediately 3 preceding financial year, and amount withdrawn from the reserve should be maximum 10% of paid up share capital and free reserve. Should be maximum 10%. amount withdrawn should be maximum 10% of paid up share capital and free reserve. तो ये साइन में हटा के यहाँ लिख देता हूँ. amount withdrawn should be maximum 10%, that is 1/10 of paid up share capital and free reserve, and this amount should be used to set off current year losses. This amount should be used to set off current year losses. And my third condition, तो ये मेरा second condition हो गया. Third condition, and balance of reserves after such withdrawal should be more than or equal to 15% of paid up share capital. Should be more than or equal to 15% of paid up share capital. So पहला 2 कंडीशन जो है वो लेस देन इक्वल टू है. थर्ड कंडीशन क्या है? वो मोर देन इक्वल टू है. तो किसी को वो साइंस नहीं समझ में आता तो ये वाली साइन डाल दीजिए. इट शुड बी मोर देन. Rate of dividend should be less than or equal to average rate of last 3 years, and amount withdrawn should be less than or equal to 10% of the paid up capital plus free reserve, and this amount should be used to set off current year losses, and balance of reserve should be more than 15% of paid up capital. Should be more than 15% of paid up capital. Then depositing of amount in a scheduled bank. The amount of dividend including interim dividend should be deposited in a scheduled bank in a separate account. ठीक है, ये कितने दिन में करना आपको? विदिन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी रिपीटेड एमसीक्यू. within 5 days from the date of declaration of dividend. Within 5 days from the date of declaration of dividend. Within 5 days from the date of declaration of dividend. The amount of dividend should be deposited in a separate bank account. वहां से वो डिविडेंड बांटा जाएगा. तो उस अकाउंट में जाने के लिए जो पैसा है वो कितना है? 5 दिन है. टाइम लिमिट 5 दिन है. देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे करेंगे सर? अपन कैश से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, वारंट से कर सकते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं. कैश, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड. सर किसको पे किया जाएगा? टू द रजिस्टर होल्डर ऑफ द शेयर, मतलब शेयर होल्डर को, और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंक को. बैंक में पैसा दे दीजिए या मेंबर को पैसा दिया जाएगा. फिर निधि के लिए एक अलग से रूल है. क्या कहता है देखो,
Any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account of the member if dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of the same. तो उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा पैसा. Then प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड. नेक्स्ट बॉक्स क्या है मेरा? प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. क्या कहता है देखो, अगर कंपनी ने डिविडेंड अगर प्रोहिबिट कर रखा है, सॉरी, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट सेक्शन 73 एंड 74 का अगर डिफॉल्ट कर रखा है तो बस नो डिविडेंड विल बी डिक्लेयर फॉर विच कंपनी फेल्स टू कंप्लाई अंडर सेक्शन 73 एंड 74. देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एंड रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. जनता से पैसा लिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने जनता का ही पैसा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास और डिविडेंड देने के पैसे आपके पास, तो इट इज नॉट अलाउड. नंबर 2, नो डिविडेंड फॉर सेक्शन 8 कंपनी. लॉजिकल है, हमेशा ध्यान रखना. इस पर भी क्वेश्चन आया, सेक्शन 8 कंपनी कैन अर्न प्रॉफिट. सेक्शन 8 कंपनी कैन अर्न प्रॉफिट बट दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. ठीक है, ध्यान रखना. रीड स्लाइड नंबर 2. ठीक है, चलो जूम करके करा दो. रीड स्लाइड नंबर 2.
डन। थर्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड बात करके हमारा सेक्शन 124 की। तो 1 2 3 हो गया मेरा सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, 3 सोर्सेज 1 2 3 सेक्शन 1 2 3। अब हम बात करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट की। ध्यान सुनना भाई। जनरली डिविडेंड इज डिक्लेयर एट द एजीएम, it should be paid within 30 days, should be paid within 30 days, it should be claimed within 30 days to the shareholder का bank account. Sir, if it is unpaid or if it is unclaimed, it would be transferred to a separate bank account, it would be transferred to a separate bank account in a scheduled bank, which is called as unpaid dividend account, which should be transferred at unpaid, which is called as unpaid dividend account. Sir, अगर आपने 7 दिन में अच्छा 30 दिन में अगर डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो आपको भेजना पड़ेगा कैसा, कहां पर, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में। वहां पर वो पैसा पड़ा रहेगा, वहां पर पैसा कितने साल तक पड़ा रहेगा सर, 7 साल तक। कितने साल तक, 7 साल तक। अच्छा, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, अच्छी बात, अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया, अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो कंपनी आपको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना था, अज्यूम करो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना था, तो 1 करोड़ रुपए पे आपको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 12% इंटरेस्ट विच विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो जो बेसिक अमाउंट ऑफ डिविडेंड वो प्लस इंटरेस्ट दोनों शेयर होल्डर को मिलेगा इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर डिविडेंड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल किसी का 10 लाख का है, किसी का 5,000 का है, किसी का 1 रुपए का है, किसी का 1 लाख का डिविडेंड है। सो वॉट एवर इज द इंटरेस्ट अमाउंट इट विल बी कैलकुलेट इन दैट रेशियो ओनली। ठीक है, नाउ अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा है वो 7 साल तक बैठेगा, 7 साल तक। अगर 7 साल में इन्वेस्टर आता है क्लेम करने की, अच्छी बात है, तो इट विल बी ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। अगर वो नहीं आता है, नहीं आता है, तो सर द transfer the amount and the shares to IPF account। क्या बोलोगे, ट्रांसफर द अमाउंट एंड शेयर्स टू IPF अकाउंट, पैसा कहां जाएगा, IPF में। आफ्टर ट्रांसफर शेयर होल्डर्स कैन रिक्लेम द शेयर्स एंड बट द डिविडेंड ऑल्सो, सॉरी, can claim the shares, can reclaim the shares and also the dividend, and also the dividend, can claim the shares and also the dividend। यहां पर एक और मैं लाइन लिख देता हूं, he has to apply to IEPFA, IEPFA। सर IEPFA कौन, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। सो यू हैव टू क्लेम द मनी फ्रॉम IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। साथ में अगर सेक्शन कॉन्ट्रावेन किया तो वो क्या कहता है, यू हैव टू within 90 days you have to company within 90 days you have to prepare a statement containing the name, last known address and unpaid dividend account and place the website of the company and the approved and any website appointed by the government for this purpose। सो आप वेबसाइट पे डाल दोगे, कंपनी की वेबसाइट पे डालोगे और IPF की जो वेबसाइट है वहां पर भी डाल दोगे। क्या, एक स्टेटमेंट जहां पर जिसका नाम, एड्रेस, इसका डिविडेंड बचा हुआ है, कितने दिन के अंदर सर, 90 डेज के अंदर। तो ये हो गया आपका 124 सेक्शन IPF का। फिर अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया तो कितना पेनल्टी है सर, कंपनी के लिए 1 लाख मैक्सिमम, कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए 5,000 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज फॉर ईच डेट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, 1 लाख टू 10 लाख एंड 500 रुपीज पर डे। ऑफिसर के 25,000 टू 2 lakhs एंड 100 रुपीज पर डे, एंड 100 रुपीज पर डे। ये पेनल्टी किसके लिए है, ये है कि अगर आपने पैसा टाइम पे ट्रांसफर नहीं किया है, 90 डेज में स्टेटमेंट नहीं बना के दिया, वेबसाइट पे डाला, उसके लिए। इफ एनीथिंग इन सेक्शन 124 इज कॉन्ट्रावेंट, दिस इज द पेनल्टी। अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124, डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड पेड विद इन 30 डेज। क्लेम नहीं किया तो पैसा जाएगा अनपेड में। अनपेड में जाने के लिए डेज है 7 डेज। अगर आपने वहां पर डिफॉल्ट किया 7 डेज है वहां जाने के लिए, ठीक है, तो आपको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अनपेड अकाउंट में वो बैठेगा 7 साल तक। कितने साल तक, 7 साल तक। 7 साल में भी अगर क्लेम नहीं किया वो जाएगा IPF के अंदर। अच्छा, क्या आप पैसा क्लेम कर सकते हो, द आंसर इज यस। क्या आप शेयर्स क्लेम कर सकते हो, द आंसर इज यस। यू हैव टू अप्लाई टू IEPFA, यू हैव टू अप्लाई टू होम, IEPFA। स्लाइड नंबर 3, रीड। पहले ये मेन वाला पार्ट पढ़ेंगे आप। मैं यहां पर लिख देता हूं विद इन 7 डेज, ट्रांसफर टू सेपरेट अकाउंट शेड्यूल बैंक विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज। ठीक है, तो आप भी लिख लीजिएगा, रीड।
डन। नाउ 124 हो गया, नाउ 125 आईपीएफ, ठीक है। सो आईपीएफ का जो सेक्शन है इट्स बेसिकली आरटीपी सेक्शन। आरटीपी हम कहते हैं बेसिकली रीड इफ टाइम परमिट्स। खाली अगर आपने रीड भी कर लिया बहुत है आपके लिए। आईपीएफ के दो आंसर है, आईपीएफ में पैसे कहाँ से आएंगे वो, एंड आईपीएफ के पैसे कहाँ कहाँ यूज होंगे। सो पैसे कहाँ से आएंगे, आईपीएफ का नाम होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से। पैसे कहाँ से आएंगे, हम इसको कहते हैं दादी इज ग्रेट, दादी इज ग्रेट। तो पहला आएगा अनपेड डिविडेंड्स, ठीक है, पहला आ जाएगा आपका अनपेड डिविडेंड, तो उसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। ए से आपका हो जाता है एप्लीकेशन मनी, ए से आपका एप्लीकेशन मनी। डी से अनपेड डिपॉजिट्स, अनपेड डिबेंचर्स, देन इंटरेस्ट ऑन अबव, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ये, एंड लास्ट हो जाएगा ग्रांट्स डोनेशंस, ग्रांट्स डोनेशन बाय सीजीएसजी, ठीक है, ग्रांट्स डोनेशन बाय सीजीएसजी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम इसको कहते हैं दादी इज ग्रेट। तो आपके सोर्सेस क्या हो जाते हैं बच्चा, दादी इज ग्रेट बोल दीजिए या डैडी इज ग्रेट, जो आपको बोलना है बोल दीजिए। सर डी से क्या आ जाएगा अनपेड डिविडेंड्स, ए से एप्लीकेशन मनी, डी से डिपॉजिट्स, डी से डिबेंचर्स, आई से इंटरेस्ट, एक और इससे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ग्रेड से ग्रेड ग्रांट्स डोनेशन गिवन बाय सीजीएसडी। ये सोर्सेज हो गया। सर यूटिलाइजेशन, पैसा कहाँ का यूज होगा, पैसा पहला कहाँ यूज होगा सर, 5 जगह होता है। पहला आता है रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लास एक्शन सूट्स। अब किसी ने अगर केस कर दिया, उसका कोर्ट के जो पैसे लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी के जो पैसे लगेंगे, स्टैम्प पेपर के जो पैसे लगेंगे, वो यहाँ से रीइंबर्स किया जाएगा। देन मेरा फेवरेट एनी अदर पर्पस, नंबर 2 जाएगा एनी अदर पर्पस। नंबर 3 रिफंड ऑफ, जो हमने पढ़ा ना अभी डैडी, DADD, डिविडेंड्स एप्लीकेशन मनी डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, उनका रिफंड, रिफंड ऑफ डिविडेंड्स डिपॉजिट्स डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट उनका। फिर एक तो उसके नाम में छुपा हुआ है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। 5वां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज अमाउंट्स टू द एलिजिबल एप्लीकेंट्स, बेसिकली कॉम्पेंसेशन देना, किसको, शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को, जिनको लॉस हुआ है ड्यू टू रॉन्ग डूइंग्स एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। तो बोलते हैं ना भाई सरकार ने मुआवजा दिया, सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने कॉम्पेंसेशन दिया, तो सरकार ने अपनी पॉकेट से नहीं दिया, सरकार ने यहाँ से पैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ आईपीएफ, पैसे कहाँ से आते हैं, एंड दूसरा हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट, ठीक है। देन सर किसको अप्लाई करना है अपने को पेमेंट के लिए, मतलब अगर अपने को पैसा चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई टू, मैंने आपको पहले लिखवा दिया वो तो, मैं अप्लाई टू द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 125(5). सर वो अथॉरिटी कौन है, IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। कौन है वो अथॉरिटी बच्चों, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। अगर अपने को पैसा चाहिए ना आईपीएफ से, किससे अप्लाई करेंगे अपन, IEPFA, IEPFA, ठीक है। सो दिस इज स्लाइड नंबर 4। 3 ही आंसर है इसमें। पहला पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ यूज होगा, और किसको अप्लाई करना है अपने को। चलो रीड करो, रीड।
Done. Last page. 126 and 127. So 123 was sources, 124 was unpaid, 124 was IPF, 126 is abeyance. Abeyance. So क्या होता है कि abeyance में कि अगर हमने शेयर्स बेच दिए, ये फिजिकल ट्रांसफर की बात है, आज के डेट में सब ऑनलाइन हो गया है, तो क्या होता है शेयर्स अभी तक रजिस्टर नहीं होते, तो क्या डिविडेंड बीच में लटक रहा रहता है। कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि ट्रांसफर को दे कि ट्रांसफर को दे, तो लॉ क्या बोलता है, काम करो आप इसको भेज दीजिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। हाँ, अगर ट्रांसफर ने लिख के दिया कि ट्रांसफर को दो तो ट्रांसफर को जाएगा, नहीं लिख के दिया तो कहाँ जाएगा, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। एंड जो राइट शेयर जो बोनस शेयर है वो कहाँ जाएंगे सर, वो आईपीएफ में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वो आईपीएफ में, मतलब वो सॉरी वो क्या हो जाएंगे, वो अबेयंस में हो जाएंगे। अबेयंस का मतलब इट इज टू स्टॉप और टू होल्ड। कहाँ जाएगा, वो अबेयंस में। अबेयंस का मतलब टू स्टॉप और टू होल्ड। सो इट सेज अ शेयर होल्डर हैज submitted a share transfer instrument for registration but the company has not yet registered the transfer. The company must transfer the amount of dividend to the unpaid dividend account unless the registered shareholder gives in writing the authorization to pay dividend to the transferee. अगर लिख के दिया तो ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो कहाँ जाएगा सर, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। एंड अगर कोई राइट शेयर्स आता है, अगर कोई बोनस शेयर्स आता है, अगर कोई राइट शेयर्स आता है बच्चा, अगर कोई बोनस शेयर्स आता है तो कहाँ जाएगा, वो अबेयंस। अबेयंस का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप और टू होल्ड। ठीक है, 126 over, very rare in the exam. 127 very important, repetitive. Sir, dividend is declared at the AGM. It should be paid within 30 days. अगर पे कर दिया अच्छी बात, अगर पे नहीं किया है तो कंपनी यू आर लाइबल फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। डायरेक्टर्स यू आर लाइबल फॉर 1000 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट, सॉरी 1000 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 2 years का इंप्रिजनमेंट। 2 years का इंप्रिजनमेंट, मिस्टेक है, मैं कुछ और पढ़ रहा था। 1000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 2 years का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपीज फाइन एंड मैक्सिमम 2 years का इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पे कीजिए विद इन 30 डेज में। अगर आपने पे नहीं किया सो कंपनी यू आर लाइबल फॉर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। डायरेक्टर्स 1000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 2 years का इंप्रिजनमेंट। कैसे याद करोगे, 1000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 2 years का इंप्रिजनमेंट। देन एक्सेप्शंस टू द पेनल्टी, एक्सेप्शंस टू द पेनल्टी, इन केस में पेनल्टी नहीं लगती। इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं DDLJA, DDLJA, डी नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी। क्या बोलोगे आप, नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, कंपनी की गलती नहीं है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर कुड नॉट बी कंप्लाइड एंड इट इज इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर। डायरेक्शंस गिवन टू द शेयर होल्डर कुड नॉट बी कंप्लाइड एंड इट इज इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर, नो पेनल्टी। एल ऑपरेशन ऑफ लॉ, एल से क्या हो जाएगा बच्चा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। जे से क्या होता है, झगड़ा। झगड़ा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्यूट। सो देयर इज अ डिस्प्यूट टू रिसीव डिविडेंड एंड ए से क्या हो जाएगा, लॉफुली एडजस्टेड, अमाउंट इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी लिमिट ड्यू बाय शेयर होल्डर। ये 5 ग्राउंड्स आपको याद रखने, आपको एमसीक्यू में भी काम आएंगे। इन 5 केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। नो डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर कुड नॉट बी कंप्लाइड एंड इट इज इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर एंड इट इज इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर एंड इट इज इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर। एल ऑपरेशन ऑफ लॉ। जे से क्या होगा, झगड़ा, दैट इज डिस्प्यूट टू रिसीव डिविडेंड। ए अमाउंट इज लॉफुली एडजस्टेड। तो गाइस 5 सेक्शन से 123 सोर्सेस, 124 अनपेड, 125 आईपीएफ, 126 अबेयंस, 127 टाइम लिमिट। पूरा आपको मैंने चार्ट से रिवाइज करा दिया है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भाई बहन दोस्त को अगर हमारे रेगुलर या फास्ट ट्रैक लेक्चर चाहिए, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट, या आपको कॉल करना पड़ता है 844-844-8919 पे। अगर मजा आ गया, पसंद आ गया तो डू शेयर इन अदर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप सो दैट बाकी लोगों को भी मजा आए, बाकी लोग भी पढ़ जाए। ठीक है, पढ़ के पास हो जाए। मैं आपको मिलूंगा और सी इंटरमीडिएट ऑडिट में भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूँ एंड फाइनल में भी हैंड रिटन नोट से पढ़ाते हैं। तो हमारी यूएसपी हैंड रिटन नोट से रिविजन हम लेकर आए भी चार्ट के थ्रू। ओके, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ व्हिच इज अर्लियर। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार मैं बाय गाइस, टेक केयर।